हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक भूगोल के बारे में। आर्थिक भूगोल क्या है, अर्थात इसकी परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है और विशेषत्व क्या है। इस रूप में सबसे पहले हमें आर्थिक भूगोल को जानना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को दो प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो जो मानव भूगोल है, उस मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य और उसकी विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और उन विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनमें क्षेत्र विशेष और देशों के अनुसार कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत जो पाई जाने वाली विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके पीछे किन भौगोलिक कारकों का योगदान रहा है, किस प्रकार से वो गतिविधियां निर्धारित होती हैं, इन सभी के बीच की जो जानकारी है वो जानकारी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत प्राप्त की जाती है। अर्थात आर्थिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्यतः अर्थशास्त्र भी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करता है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। फिर आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? उसमें अंतर यही है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत तो केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर प्रकार की गतिविधि हर जगह पर संपादित नहीं की जा सकती है। इसके कारण से जो आर्थिक गतिविधियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं भौगोलिक दृष्टिकोण या भौगोलिक कारक जिम्मेदार होते हैं और हमें आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के अंतर्गत भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना अति आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आर्थिक भूगोल जो है उसका विकास हुआ है। इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। अर्थात आर्थिक भूगोल क्या है? आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता का अध्ययन करता है। यहाँ पर स्थानिक भिन्नता का अर्थ है विभिन्न देशों में विभिन्न स्थानों पर आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत मिलने वाली भिन्नताएं। प्रत्येक देश की अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की विशिष्ट आर्थिक क्रियाएं होती हैं और उसी क्षेत्र के अंतर्गत भी, उसी देश में भी विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भी आर्थिक क्रियाओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के पीछे कहीं ना कहीं भौगोलिक कारक जिम्मेदार होते हैं। इसलिए आर्थिक भूगोल जो है वो आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के साथ साथ उनके अंतर्गत पाई जाने वाली स्थानिक भिन्नताओं का भी अध्ययन करता है। सही रूप में अगर हम देखते हैं तो मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में आर्थिक भूगोल का प्रारंभ 1882 से माना जाता है, जबकि जर्मन विद्वान गोर्ड्स ने आर्थिक भूगोल को सबसे पहले परिभाषित किया था। गोर्ड्स ने आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा कि आर्थिक भूगोल जो है उसमें हम उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन करते हैं जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अर्थात आर्थिक भूगोल में किन का अध्ययन किया जाता है? उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अब ये जो प्रभाव है, इसी प्रभाव का अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे विद्वान मर्फी के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य की जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली भिन्नताओं का अध्ययन करता है। अर्थात भिन्नताओं का अध्ययन क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो हमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए आर्थिक भूगोल का विकास किया गया है, ऐसा मर्फी ने बतलाया है। अलेक्जेंडर के अनुसार कि आर्थिक भूगोल में हम उन आर्थिक क्रियाओं की प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं जो कि उत्पादन, विनिमय और उपभोग से संबंधित होती है। अर्थात अब धीरे धीरे आर्थिक भूगोल जैसे जैसे विकसित होता गया, इसके अंतर्गत इसकी परिभाषाओं में भी परिवर्तन आ रहा था।
प्रारंभिक दौर की परिभाषाओं में वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली विशेषताओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल में हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे विभिन्नताओं का अध्ययन, स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल में शामिल हुआ और उसके बाद में उत्पादन, विनिमय और उपभोग से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाने लगा है। इसी प्रकार स्मिथ के अनुसार कि आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं में कौन, कहां, कैसे और किस प्रकार का अध्ययन करता है और इस उद्देश्य हेतु संसाधनों का आवंटन भी करता है। अर्थात आर्थिक क्रियाओं में कौन सी आर्थिक क्रिया हो रही है, कहां पर हो रही है, कैसे हो रही है, किस प्रकार हो रही है और इनके लिए संसाधन जो है वो किस प्रकार वहां पर उपलब्ध हैं, यदि संसाधन की मात्रा कम है या अधिक है, इसके बारे में भी जानकारी इसके अंतर्गत प्राप्त की जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि आर्थिक भूगोल की जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के अंतर्गत भी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं से ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक भूगोल की प्रकृति के बारे में। जैसा कि हमने जाना कि आर्थिक भूगोल की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, उनसे भी हम इसकी प्रकृति के बारे में एक साधारण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या होगी। जैसे सर्वप्रथम गोड्स ने क्या कहा अपनी परिभाषा में कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन में वातावरण के कारकों पर उन्होंने विशेष बल दिया। अर्थात उन्होंने कहा था कि उत्पादन पर जो प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, हम उन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात वातावरण के कारकों को का अध्ययन इस आर्थिक भूगोल की प्रकृति में शामिल है। क्यों? क्योंकि इस समय के अंतर्गत जब 1882 में उन्होंने परिभाषा दी थी, उस समय पर प्राकृतिक वातावरण आर्थिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक था। इसीलिए उस समय की परिभाषाओं के अंतर्गत वातावरण के कारकों पर, अर्थात वातावरण के अनुसार निर्धारित विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल की प्रमुख प्रकृति के रूप में जाना जाने लगा। धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे जैसे तकनीक विकसित होती गई, तकनीक विकसित होने के साथ साथ क्षेत्रों का विस्तार हुआ और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का विकास भी हुआ, जिसके आधार पर हमने देखा कि आर्थिक भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत भी परिवर्तन आने लगा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक भूगोल की प्रकृति में परिवर्तन आया और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्षेत्रीय भिन्नताओं का भी अध्ययन अब किया जाने लगा। अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों के बीच में जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के अंदर हमें अंतर दिखाई देता है, उस अंतर के पीछे क्या भौगोलिक कारण होंगे, इन कारणों की जानकारी भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत प्राप्त की जाने लगी। अर्थात आर्थिक भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन महत्वपूर्ण रूप में शामिल हो गया। मर्फी की जो परिभाषा थी, वो परिभाषा भी इसी तथ्य को स्पष्ट करती है कि आर्थिक भूगोल में हम स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। कुछ समय के बाद आर्थिक भूगोल में प्रादेशिक भिन्नता के दृष्टिकोण के अध्ययन का भी समावेश हुआ। अर्थात विभिन्न प्रदेशों के अंतर्गत जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उन भिन्नताओं की जानकारी भी महत्वपूर्ण मानी जाने लगी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां विभिन्न प्रकार के संसाधनों पर आधारित होती हैं, जिनमें क्षेत्र विशेष के अनुसार विभिन्न प्रकार की विविधताएं और विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार आर्थिक भूगोल की प्रकृति भी प्रारंभ से लेकर के प्रारंभ में तो वातावरण के कारकों तक सीमित थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में उसमें क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ साथ प्रादेशिक भिन्नताओं का भी अध्ययन इसमें शामिल होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब नगरीकरण की प्रवृत्ति और बढ़ी, उसके साथ साथ औद्योगिकरण भी बढ़ा, जिसके कारण से आर्थिक भूगोल की प्रकृति में हमें फिर से परिवर्तन दिखाई दिया। अब आर्थिक भूगोल की प्रकृति में किस बातों को शामिल किया गया कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, उनका संरक्षण, ये अध्ययन की विषय वस्तु बन गई। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर उसके बाद में जब नगरीकरण और औद्योगिकरण की क्रियाएं बढ़ी, तो उससे आर्थिक भूगोल की प्रकृति भी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण और इनके अध्ययन की बन गई। इसी प्रकार से धीरे धीरे फिर जैसे जैसे और तकनीक का विकास हुआ और वर्तमान समय में हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक विकास की अपेक्षा हम सुस्थिर विकास पर जोर देते हैं। सुस्थिर विकास का अर्थ होता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख करके हमें संसाधनों का उपयोग
करना निर्धारित होता है, इसे ही हम सुस्थिर विकास कहते हैं। अर्थात इसमें वर्तमान के साथ भविष्य भी शामिल होता है। इसलिए अब ये कहा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल का जो उद्देश्य है वो एक कल्याणकारी समाज की स्थापना के रूप में माना जाने लगा है। अर्थात अब आर्थिक भूगोल केवल विकास की ही बात नहीं करता, वो सुस्थिर विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, जिसके अंतर्गत न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, अपितु भविष्य के लिए भी संसाधनों को निर्धारित करके उनको सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। और यही अब सुस्थिर विकास के रूप में आर्थिक भूगोल की प्रमुख प्रकृति बन गई है। तो इस प्रकार हमने अब तक ये जाना कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या है और प्रकृति क्या है। परिभाषाओं के अंदर और प्रकृति के अंदर समय के अनुसार होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। अब हम अगली क्लास के अंदर आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र और उनसे जुड़ी हुई विभिन्न और भी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।